वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। इसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया हुआ है वो हो गया हमारा कौन सा, CH3Cl मॉलिक्यूल, CH3Cl। और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Cl माइनस का यहाँ से रिमूवल होगा। अब यहाँ पे जो हम ट्रांजिशन स्टेट लिखते हैं वो हो गया हमारा कौन सा, H H H। और यहाँ पे Cl डेल्टा माइनस, OH डेल्टा माइनस। और फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारा CH3OH प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन में यहाँ पे कार्बन का जो ये पार्शियल बॉन्ड प्रेजेंट है OH और Cl के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और साइमल्टेनियसली Cl माइनस का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें तीन बॉन्ड जो है वो कंप्लीट बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे ये कार्बन जो है वो sp2 है, ये रिएक्टेंट में कार्बन sp3, और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर भी कार्बन हो गया sp3। तो sp3 कार्बन ही रह जाता है, लेकिन ये चेंज होता है किसके थ्रू, sp2 कार्बन के थ्रू। और ये हो गया हमारा प्लेनर ज्योमेट्री। और ये प्लेनर ज्योमेट्री में दो तरह का काम जो है वो एक साथ होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एक साथ हो रहा है। उसका रीजन है कि ये कार्बन जो है वो है प्लेनर, प्लेनरिटी होने के कारण ही ये दोनों काम एक साथ हो पाया। और प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं कि क्लोरीन पे प्रेजेंट है निगेटिव चार्ज, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में क्लोरीन पे होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में ऑक्सीजन पे है पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये हमारा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शियल बॉन्ड। और मॉलिक्यूल में अगर पार्शियल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल को हम रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, इसका मेन पॉइंट क्या है, तो ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप। और ये सिंगल स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन मतलब लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन का अगर हम काइनेटिक्स लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस रिएक्शन का रेट फास्ट हो उसके लिए अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सिंगल स्टेप जो है रिएक्शन का, यही सिंगल स्टेप हो गया इसका स्लो एंड RDS, स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्लो RDS में जितना केमिकल स्पीसीज अपीयर हो रहा है रिएक्टेंट साइड में दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी। और इस रिएक्शन में स्लो RDS में रिएक्टेंट साइड में दो स्पीसीज अपीयर हो रहा है, सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2। और इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2। तो इस SN2 रिएक्शन में हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कौन सा, तो ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। और जो ये सिंगल स्टेप है वही उसका स्लो RDS कहलाता है।
जो हमें प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये दोनों सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो फास्ट होगा। और इस रिएक्शन में जो सिंगल स्टेप है वही इसका स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। और स्लो आरडीएस में रिएक्टेंट साइड में जितना केमिकल स्पीसीज अपीयर हो दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अपीयर हो रहा है रिएक्टेंट साइड में, इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ। और अल्टीमेटली इसको हम लोग बोलेंगे SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है SN2 रिएक्शन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए ताकि वो फास्टर रेट पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कार्बन को, और ये जितना फास्टर रेट पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही फास्टर रेट पे ये लिविंग ग्रुप बॉन्ड पेयर के साथ रिमूव होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद है हमारा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में ये जो अल्काइल हैलाइड दिया है दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो CBr, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड का हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होगा, और हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन के बाद हमें इंटरमीडिएट मिलता है यहाँ पे कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन हो गया 3 डिग्री प्लस Br माइनस। ये जो कार्बोकेटायन जिस स्टेप में हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्लो स्टेप, और यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। अब ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, COH CH3 CH3 और CH3। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये स्टेप होता है फास्ट। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो स्लो आरडीएस होता है, और सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जिसमें हमें ये फाइनल अल्कोहल मॉलिक्यूल मिला। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में क्या रखना है कि ये रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। यहाँ पे कंसंट्रेशन हम कंसीडर करते हैं अल्काइल हैलाइड का ही। तो ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कैरी आउट हो रहा है, और स्लो आरडीएस में रिएक्टेंट साइड में एक सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हो जाता है 1। और ये मॉलिक्यूलरिटी 1 होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX अल्काइल हैलाइड, और CH3X। इसमें अगर हम SN2 रिएक्शन का रेट देखें तो सबसे फास्ट SN2 कौन सा होगा, CH3X। मतलब SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा CH3X के साथ, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ मिनिमम। मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसका जो अपोजिट ट्रेंड होगा वो होगा हमारा SN1 के लिए। तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट कौन शो करेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और जो CH3X मॉलिक्यूल है ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, तो वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जिस अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा उस अल्काइल हैलाइड का SN1 में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा।
जिस अल्काइल हैलाइड से बहुत कम स्टेबल कार्बोकेटायन मिला, उस अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN1 में सबसे कम होगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन, की SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है ओनली। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे होता है 1, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, उस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में SN1 और SN2 रिएक्शन का ट्रेंड क्या होगा? तो ये अपोजिट ट्रेंड है। SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट होता है CH3X के रेस्पेक्ट में, स्लोएस्ट होगा या नहीं होगा 3 डिग्री RX में। SN1 फास्टेस्ट 3 डिग्री RX, और CH3X के केस में ये नहीं होगा। एक और अगर हम ये दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें SN2 और SN1, और हम बोले कि अच्छा SN1 में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लाइकवाइज SN2 रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, तो स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, ग्रुप रिपल्सन। तो SN2 रिएक्शन का जो रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन। जिस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, वहां पे SN2 रिएक्शन स्लो होगा। जिस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्सन मिनिमम है, वहां पे SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। तो अगर हम सिंगल वर्ड में डिफ्रेंशिएट करना चाहें SN2 और SN1 रिएक्शन को, तो एक एक मेन कंसेप्ट हम क्या यूज कर सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन फॉर SN2 रिएक्शन। और SN1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हमें एक ध्यान में रखना है तो वो कौन सा होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड का SN1 में रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। और ये जो दो रिएक्शन हम लोग अभी डिस्कस किए, SN2 और SN1, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्टली इसका यूज होता है या इनडायरेक्ट, अगर हमें कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसका यूज होगा यहाँ पे। इसलिए स्टूडेंट को इस दोनों रिएक्शन का जो मेन कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। अगर ये सारे कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में नहीं रख पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है SN2 के लिए, दैट इज रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन। और SN1 के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में रखना है, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब जिस अल्काइल हैलाइड से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, उसका उस अल्काइल हैलाइड का SN1 में रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन शो क्यों करता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये जो एलाइल हैलाइड मॉलिक्यूल है उसमें हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे मिल जाएगा इंटरमीडिएट CH2+। ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री तो है, लेकिन ये है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा CH2+, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसके पास, इसलिए इस कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाने के कारण ये जो एलाइल हैलाइड मॉलिक्यूल है वो SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट रेट पे शो करेगा, जिसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करके और ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, तो उसका सिंगल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें आंसर में यूज करना है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिसके कारण इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और ये SN1 रिएक्शन फास्टर रेट पे शो करेगा। सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे बेंजाइल हैलाइड के लिए। इसमें भी हमें क्या करना है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद
जो हमें इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलेगा दैट इज CH2+। ये जो कार्बोकेटाइन है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइट है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इसके पास। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के कारण ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाने के कारण ये मॉलिक्यूल बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब SN1 रिएक्शन फास्ट रेट पे शो करेगा और क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करेगा OH ग्रुप। तो ये अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाई एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन को बना लेना है और यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर देना है कि दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सो इट इज मोर रिएक्टिव, दिस एलाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव इन SN1। सिमिलर आंसर यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारा बेंजाइल हैलाइड मॉलिक्यूल है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, देयरफॉर दिस बेंजाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। अब हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देखना है कि अगर हमारा अल्काइल ग्रुप अगर हम सेम रखें और हेलोजन को चेंज करते जाए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा SN1 और SN2 में। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा Ri और सबसे कम रिएक्टिव होगा Rf। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कार्बन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है ये हो गया हमारा वीक बॉन्ड। तो Ri मॉलिक्यूल इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 SN2 रिएक्शन। इसका रीजन क्या होगा, वीक Ci बॉन्ड। वीक बॉन्ड होने से ये बहुत जल्दी ब्रेक होगा और इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Rf मॉलिक्यूल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि CF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका डिसोसिएशन बहुत स्लो होता है, देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव इन SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन। और ये दोनों मॉलिक्यूल जो है उसका रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया गया हीट करके, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे हमें मेनली फोकस करना है रिटेंशन पे कि ये रिटेंशन है क्या। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा, sp3। तो sp3 कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो तो वो हो जाता है हमारा एसिमेट्रिक कार्बन, काइरल कार्बन। अब इस काइरल कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें रिएक्शन को देखना है। तो जब ये मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्ट किया और हीट किया गया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमें नेक्स्ट इंटरमीडिएट कौन सा मिलेगा, CH3H C2H5 CH2+। मतलब ये जो काइरल कार्बन था एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके अलावा किसी बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो Cl- है वो न्यूक्लियोफाइल बन के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हो जाएगा ये। तो इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, मैकेनिज्म तो हम लोग समझ गए कि OH ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय Cl और हमें ये प्रोडक्ट मिला। लेकिन इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। रिटेंशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में एसिमेट्रिक कार्बन के साथ जो बॉन्ड था वो बॉन्ड कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन अपने बॉन्ड को रिटेन करके रखा, देयरफॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक याद रखना है आपको कि एसिमेट्रिक कार्बन के अलोंग रिएक्शन में अगर बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन प्रोडक्ट। उसके बाद है इन्वर्सन। यहाँ पर जो ये कार्बन है ये भी हो गया हमारा sp3 कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप है अटैच्ड और ये रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल OH- के साथ। तो ये OH- क्या किया है, Br को सब्सटीट्यूट किया और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया होगा ये लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
तो बॉन्ड जब ब्रेक हो गया तो ये एसिमेट्रिक कार्बन अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पाया, इसलिए ये रिटेंशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसका नाम रखा हुआ है इन्वर्सन। क्यों इन्वर्सन? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को, और ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इन्वर्सन। और SN2 का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ही है कि यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्सन प्रोडक्ट और वाल्डेन इन्वर्सन प्रोडक्ट। वाल्डेन इन्वर्सन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बन फ्रॉम साइड अपोजिट टू लिविंग ग्रुप, इसलिए यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज द इन्वर्सन प्रोडक्ट। उसके बाद हमें देखना है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है और ये OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करके और यहाँ पे इंटरमीडिएट बना लेना है कार्बोकेटायन। ये हो गया हमारा CH3H और ये C2H5। ये कार्बोकेटायन जो है इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है ऐसा, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल में 2 लोब्स है, 2 लोब्स। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ये लोब में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, साथ साथ ये लोब में भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब दोनों लोब में जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिला, तो CH3H C2H5 OH प्लस COH, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3H और C2H5। ये प्रोडक्ट हमें 50% मिला, तो ये भी प्रोडक्ट हमें 50% मिलेगा। मतलब ये हो गया हमारा इक्विमोलर कंसंट्रेशन। और ये दोनों प्रोडक्ट हमें जो इक्विमोलर कंसंट्रेशन में मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज रेसिमिक प्रोडक्ट। रेसिमिक प्रोडक्ट, रेसिमिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट हमारा प्लस होगा तो दूसरा प्रोडक्ट होगा माइनस। तो SN1 रिएक्शन का इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि इसमें हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है। तो हम बोलेंगे कि इन SN1 वी कैन गेट रेसिमिक प्रोडक्ट। रेसिमिक प्रोडक्ट मतलब इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ मॉलिक्यूल 50% एंड 50%। और ये सबका रीजन है एक, वो इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि इस कार्बोकेटाइन के पास जो इंटरमीडिएट होता है SN1 रिएक्शन का, इस कार्बोकेटाइन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसमें दोनों लोब्स प्रेजेंट है, और ये दोनों लोब्स इक्वल अमाउंट में न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और हमें इक्विमोलर और रेसिमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शो करता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हम डिस्कस किए एनसीईआरटी बुक के अलोंग। और ये क्वेश्चन, ये मतलब जो हम लोग कंसेप्ट है, ये हर एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो बोर्ड के एग्जाम में या फिर जो नीट का एग्जाम अभी आ रहा है उस नीट एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हेलो अल्केन का, जिसमें हम लोग अभी मेनली डिस्कस किए कौन कौन सा कंसेप्ट, SN2 SN1, रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्सन क्या होगा, रेसिमिक प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी क्या होगा, अगर हम हेलोजन को चेंज कर रहे हैं तो सबसे फास्ट RI, सबसे स्लो RF, अगर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है तो SN1 और SN2 में उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, SN2 और SN1 के लिए मेन कंसेप्ट हमें क्या ध्यान में रखना है ना। तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रिक्टली हम फॉलो किए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक।
तो जिस स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के लिए अभी एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है, रिवीजन करना है, वो इस वीडियो को जरूर एक दो बार देखे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे मतलब पूरा ट्रस्ट है कि इसमें जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस किए, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बस इसको आप 2-3 बार स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन पे प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।